हारून साहब, सबसे पहले तो आईएमएफ की तरफ 24वीं दफा हम जा रहे हैं। 24वीं दफा प्री रिक्विजिशंस जो हैं हम लोग अभी पूरी कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। यानी अगर किसी घर के अंदर भी किसी आम शहरी ने अपना घर चलाना हो और वो 24वीं दफा उधार लेने जा रहा हो और दुकानदार उसे बोले कि पहले दूसरे दुकानदारों से पूछ के आओ कि वो घर पे दस्तक नहीं देने लग जाएंगे, तो फिर बंदा सोचता है कि 25वीं दफा हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आर वी ऑन दोज लाइन्स या अभी हमने वो सोचना शुरू नहीं किया? जी नीका, थैंक यू। देखिए, आपकी बात में बड़ा वजन है कि देयर इज ए लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एट द मोमेंट कि जो हमने ये फ्रेंडली कंट्रीज में अपना एक्सपोजर इतना बढ़ा दिया है और उनको हम अपनी किसी इकोनॉमिक गेन प्लान पे मुतमईन नहीं कर पा रहे कि जी आपका जो हमने पैसा लिया है वो इस मुद्दत में इस तरीके से वापस होगा। उसके लिए एक बड़ा मजबूत ग्रोथ प्लान चाहिए जिसको इंटरनेशनली एक्सपर्ट्स वेट करें ताकि हमारे लोग जो दोस्त हैं उनको कुछ इत्मीनान हो। इसमें आईएमएफ को मैं थोड़ा सा चाहता हूं, मैं बहुत इस पे बात होती है, लेकिन हमें जो हमारी प्रेजेंस आईएमएफ के अंदर है जिसका काम है कि पाकिस्तान का केस एक तो मजबूत करें और आगे लेकर जाएं, वो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और एडवाइजर होते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में। अनफॉर्चुनेटली हिस्टोरिकली हम एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट को एज ए रिवॉर्ड वहां अपॉइंट करते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, वो रिटायर हो चुके होते हैं और अभी भी वही है। सेकेंडली, एक जूनियर आदमी आईएमएफ में बैठा है। आईएमएफ के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स के इकोनॉमिस्ट चाहिए जो वहां उनकी जबान बोले। तो एक तो हमारा वहां वीकनेस है। दूसरा यह है कि सियासी तौर पे अनिका, पाकिस्तान इस वक्त जो शेयर होल्डर्स हैं आईएमएफ के, उनका तरजीही मुल्क नहीं है और यह हमें समझना है। देखिए, शेयर होल्डिंग में 16.5% यूएस है, तकरीबन 6% जापान है, 6% चाइना है। चले चाइना तो हमारी साइड पे है, फिर 4% फ्रांस, जर्मनी और यूके है। आईएमएफ यूएन की तरह कोई कंसेंसस या वन वोट पे फैसला नहीं करता, वो अपने इकोनॉमिक मसल पे जिसकी जितनी से होती है उस पे फैसला करता है। और आपको पता है कि ये ममालिक हमें चीन की नजर से देखते हैं। दैट मीन्स कि हमें और स्ट्रांग इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है वॉशिंगटन में ताकि हमारा केस आगे जाए। हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की जब साइन हो जाता है, तीसरी गलती हम ये करते हैं, मैंने 18 साल क्योंकि उस साइड से काम किया है, तीसरी गलती हम ये करते हैं कि जो ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है हम पॉलिटिकल पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं। एक प्रोसेस है। आप क्यों इसहाकदार साहब की बात कर रहे हैं हारून शरीफ साहब? नहीं, ये सब करते हैं जी। देखिए, अभी भी आपको अगस्त की डेट देने की कोई जरूरत नहीं थी अनलेस बैंकिंग में कहते हैं ना कि जब तक चेक मेल में है आप अनाउंस ना करें। आपके देखिए स्टेप्स हैं। जब ये स्टाफ लेवल का मैनेजर जो होता है वो लेकर एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाता है जिसको क्रिस्टलीना जॉर्जीवा और गीता गोपीनाथ रन करती हैं, वो फिर प्रायोरिटी बनाती हैं, फिर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास जाता है जैसे मैंने अर्ज किया, जिसमें पावर डिसीजन की शेयर होल्डर के पास है, सब मेंबर्स के पास है। सही। अच्छा हारून साहब, एक चीज जो हम अचीव करना चाह रहे हैं इससे वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, लेकिन व्हाट अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? वो स्टेबिलिटी जो कि एक आम शहरी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जाविये में इवन यूटिलिटी स्टोर्स को बंद करना भी इस तरह से देखा जा रहा है कि जैसे गरीब कुश एक कदम है और उसकी वजह से गरीब को बड़ा मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, मुश्किल से एक जगह सब्सिडी मिल रही है, तो वहां हमारा ध्यान है। जी देखें, इसके ये ज्यादा अहम सवाल है। देखिए, आईएमएफ के पास तो हम पहले भी 23 दफा जा चुके हैं, कि रो पीट के 24 दफा भी हो जाएगा, लेकिन दोस्त ममालिक से मजीद डिपॉजिट मांगना मेरे हिसाब से खतरनाक है क्योंकि आपकी वल्नरेबिलिटी डिप्लोमेटिक साइड पे बढ़ जाती है। अब आइए कि अब जो इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है। 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे हैं या नीचे हैं। जॉबलेसनेस जो है, आपका एम्प्लॉयमेंट रेट गिरा हुआ है। 30 लाख बच्चे बच्चियां मार्केट में आ रहे हैं। अब इसके लिए 4-5 बड़ी प्रोएक्टिव पॉलिसी शिफ्ट की जरूरत है। अब वो पॉलिसीज क्या है? अगर आपने इंडस्ट्री को रिवाइव करना है, जो कि आईएमएफ उसको नहीं रोकता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसी चाहिए। मैं सबसे सवाल पूछता हूं कि आप बताइए कि आपको करंट जो कैबिनेट की लीडरशिप है
उसके अंदर कोई चैंपियन दिखाई देता है? आपको दिखाई देता है हारून साहब? मुझे तो नाम भी नहीं आते जी, टू बी ऑनेस्ट। कैबिनेट मेंबर्स के नाम नहीं आते? नहीं, जो मिनिस्टर्स हैं, लाइक ऑनेस्टली आई डोंट नो कि हमारा इंडस्ट्री का वजीर कौन है, आपको शायद लोगों। That is very interesting. लेकिन क्योंकि लोगों से मैं ऑनेस्टली, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया जहान के इन्वेस्टर से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, nobody knows. So you are saying कि गवर्नमेंट को जो एक कांटेक्ट करना चाहिए इंडस्ट्री से भी, उनकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए गवर्नमेंट नहीं कर रही है? देखिए, गवर्नमेंट को इस वक्त लोगों को रीच आउट करना है। रीच आउट वो आदमी करता है जिस पे लोगों को एतबार हो, ठीक है ना? अभी ना हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री में मुझे कोई ऐसा चैंपियन दिखाई दे रहा है, ना इंडस्ट्री साइड पे। सब कुछ फाइनेंस पे डालना गलत बात है। अनफॉर्चुनेटली प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस का जो हम पढ़ते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन भी कमजोर है। इकोनॉमिस्ट हमारे पास कम है, और ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं एक बता रहा हूं कि लोगों का, मेरा परसेप्शन और लोगों का परसेप्शन क्या है। हमें कुछ टारगेटेड सब्सिडीज की तरफ जाना है। देखिए, यूटिलिटी स्टोर वगैरह पे अगर आप खर्चा देखें हम जो कर रहे हैं, तो ये वही सर्कुलर डेट इवेंचुअली बनता है कि आप महंगी बिजली बना के सस्ती बेचते हैं। हारून साहब, इसको जरा दूसरे जाविये से देखते हैं। हम सब्सिडीज टारगेटेड, अनटारगेटेड, जेनेरिक, स्पेसिफिक, इनको छोड़ के अपने लोगों के लिए मौके ऐसे प्रोवाइड कर दें कि वो ऑटोमेटिकली रोजगार बनता चला जाए। हम तो यहाँ इंटरनेट बंद कर देते हैं, उधर बच्चे जो फ्रीलांसर्स हैं, उधर जो नौजवान हैं, जो आईटी कंपनीज हैं, वो इस टाइम पर बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है कि अब हम क्या करें। हमने तो एक तरीका बनाया था जर्रे मुबादला लाने का, वो हमने साइड पे कर दिया। सो ना करें, आप ना दें सब्सिडी, आप ना अपनी सियासत चमकाएं, कम से कम ये तो कर सकती है ना हुकूमत। जी, आप ही मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको एक पॉलिसी शिफ्ट चाहिए और उस पर कंसेंसस बिल्ड करके खड़ा होना पड़ेगा, ताकि मार्केट बेस्ड रोजगार की अपॉर्चुनिटीज निकल सके। लोगों को एक्सेस टू मैनेजरियल स्किल हो, एक्सेस टू मार्केट्स हो, एक्सेस टू फाइनेंस हो, और टारगेटेड। मैं मिसाल देता हूं, अभी मैं टीवी पे सुन रहा था कि मोटरवे का टोल जो है वो X से Y बढ़ा दिया गया है। अगर यही टोल जो है लैंड क्रूजर्स के लिए दुगना किया जाए और छोटी गाड़ियों के लिए आधा किया जाए, तो वो टारगेटेड सब्सिडी है कि आप अमीर से लेके नीचे दे रहे हैं। इसी तरह आपको कूपन अगर आपने फूड के देने हैं, आप टारगेट कीजिए BISP के साथ मिलके। लेकिन ये काम कि हुकूमत जो है वो एक पॉपुलिस्ट तरीके से डोल आउट करेगी टैक्स पेयर्स मनी, वो उस मुल्क में सस्टेनेबल नहीं है जिसके पास लिक्विडिटी पहले ही नहीं है। सही। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, आप तो प्राइवेटाइजेशन कमेटी के जो है मेंबर भी रहे हैं, सो यू नो के अंदर खाने क्या चल रहा होता है। प्राइवेटाइजेशन की बात हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं। डू यू सी कि वो किसी नहज पर जाकर हो जाएगी, या उम्मीद पे दुनिया का ना? जी, अगेन हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि हम कुछ कंपनियों के शेयर ऑफलोड करने के अलावा कोई अच्छी प्राइवेटाइजेशन पिछले 15-20 साल से नहीं कर पाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने आप को क्यों नहीं क्वेश्चन करते कि अगर पूरी दुनिया ने कर दी। पहली बात तो मैं ये बताता चलूं कि प्राइवेटाइजेशन जो है कि फैमिली सिल्वर को बेचना, ये कोई पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि सरकार ने कारोबार नहीं करना है, इसलिए हम इदारों को या रिस्ट्रक्चर करेंगे या मैनेजमेंट दे देंगे या प्राइवेटाइज करेंगे, वो एक्सपर्ट्स का काम है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन का कानून पढ़े तो वहां एक्सपर्ट्स ने इस ऑक्शन हाउस को चलाना था। हमने वजारत बना दिया, बाबू लगा दिए, वही एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन। अब जब मैं कैबिनेट कमेटी का जब मैं मेंबर था, 27 प्रोजेक्ट आते थे प्राइवेटाइजेशन के लिए, इसके बाद खींचातानी होती थी, फिर 6 वापस चले जाते थे। आज भी अनफॉर्चुनेटली वो चल रहा है। अल्लाह करे ये चेंज हो जाए हारून साहब।